Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors that support strategy implementation. यानी आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को जो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या जिनके सपोर्ट के बिना स्ट्रेटजी को प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया सकता, उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को हम कवर अप करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के इफेक्टिव एग्जीक्यूशन को 5 की कंपोनेंट्स या फैक्टर्स के द्वारा प्रॉपरली सपोर्ट किया जाता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये पांचों फैक्टर्स प्रेजेंट होने मस्ट हैं, जिससे कि स्ट्रेटजी को जिस तरीके से प्लान किया गया है उसी तरीके से कैरी आउट किया जा सके। तो कौन कौन से हैं ये फैक्टर्स? द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज दैट इज द पीपल। People means employees of the organization. Two questions must be answered in reference of people. The very first question is, do you have enough people to implement the strategies? Second question is, do you have the right people in the organization to implement the strategies? तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रेफरेंस में। क्या आपके पास स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए एनफ क्वांटिटी में पीपल अवेलेबल है? और दूसरा क्वेश्चन होता है इसके अंदर कि जो पीपल आपके पास अवेलेबल हैं वो राइट पीपल हैं जिनके बेसिस पर स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो इन दो क्वेश्चंस के रेफरेंस में पीपल फैक्टर को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया जाता है। अब जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पीपल की, देन इट इज एन इश्यू जो आसानी से एड्रेस किया जाता है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर इश्यू को यानी कि नंबर ऑफ पीपल को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप एडिशनल मैन पावर को हायर कर लोगे। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो टफेस्ट पार्ट है वो ये है, आपको ये देखना होता है कि आपके पास जो पीपल हैं वो राइट पीपल है या नहीं है। राइट पीपल का मतलब है कि स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन पर्टिकुलर पर्संस के पास प्रॉपर स्किल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर कॉम्पिटेंसीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तब मैं उन पीपल को राइट पीपल की कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए केवल नंबर से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ जो मैन पावर आपके पास अवेलेबल है उसका प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, एक्सपर्टाइज होना बहुत जरूरी है। जितनी एक्सपर्टाइज होगी आपकी मैन पावर उतना ही प्रॉपर वे में आप स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि जो आपके करंट एम्प्लॉयज हैं उनके पास प्रॉपर स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज अवेलेबल नहीं है स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के रेफरेंस में, तो फिर इसके लिए आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा नेसेसरी ट्रेनिंग के रेफरेंस में, सेमिनार्स के रेफरेंस में और वर्कशॉप्स के रेफरेंस में, जिससे कि आप ये स्किल्स उनके अंदर क्रिएट कर सकें और जिसके बेसिस पर वो स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकें। तो स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए आपको इसके रिगार्डिंग प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उन्हें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सेमिनार्स अटेंड करानी होगी, इसके साथ साथ वर्कशॉप्स को अटेंड कराना होगा, जिससे कि वो प्रॉपर स्किल्स कॉम्पिटेंसीज को अपने अंदर डेवलप कर सकें। इसके साथ साथ एक पॉइंट और कंसीडर करना जरूरी होता है एम्प्लॉय के रेफरेंस में। क्या है वो पॉइंट? that the employees have to be fully involved and committed in the achievement of the organization's objective। आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंप्लीटली और फुल्ली इन्वॉल्व रहें और एक 100% कमिटमेंट उनका आपको इंश्योर करना होता है, तब जाकर आप स्ट्रेटजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई अबाउट द फर्स्ट की फैक्टर यानी कि एम्प्लॉयज की यानी कि पीपल की। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसी में, दैट इज द रिसोर्सेस। वन ऑफ द बेसिक एक्टिविटीज इन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? स्कार्स। और इसी वजह से स्ट्रेटजी को अगर आपको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है कि आपको रिसोर्सेस को जो कि स्कार्स हैं प्रॉपर्ली एलोकेट करना होता है। और यहाँ हम दोनों ही टाइप के रिसोर्सेस की बात करते हैं, एक तो होते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेस। और ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो या तो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं, जिसको मैंने एक कैटेगरी में रखा है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल नहीं है लेकिन स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्हें ये चाहिए होते हैं। और ऑब्वियस है जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के लिए और वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको तो आपको अरेंज करना ही करना होगा, दैट इज वेरी मस्ट। और अरेंज करने के टाइम पर सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में आएगा कि उसके रिगार्डिंग आपको कितनी अमाउंट फंड करनी होगी, what amount of funding will be required for arranging those particular resources which will support implementation। यानी कि इसमें आप कॉस्ट और एक्सपेंसेस को काउंट करोगे जिसे आपको स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने में प्रॉपर्ली इनकर्ड करना ही करना है। तो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यहाँ पे इवेल्युएट किया जाता है। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं देन इट इज ओके फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जो अवेलेबल नहीं है और हाईली रिक्वायर्ड है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के लिए, इसके लिए आपको कॉस्ट और एक्सपेंसेस को डिटरमाइन करना होता है जो स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर तो आपको पैसा खर्च करना ही होगा और रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली अरेंज करना ही होगा, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के आप अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। दैट इज क्लियर। थर्ड की कंपोनेंट क्या है हमारा, थर्ड की फैक्टर है इसके अंदर, दैट इज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी क्लियर कट विद द लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड एंड अंडरलाइंड इन द हायरार्की और चेन ऑफ कमांड। ईच मेंबर of the organization must know who he is accountable to and who he is responsible for within the hierarchy of organization structure। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ये थर्ड की फैक्टर है जिसको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है आपको। और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये क्लियर कट वे में डिफाइंड होना चाहिए। इसके साथ साथ लाइन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा और इसके साथ साथ एक हायरार्की या फिर चेन ऑफ कमांड को भी आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होगा और उसमें लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रॉपर्ली चेन ऑफ कमांड के बेसिस पर डिफाइन करना जरूरी है। हर एक मेंबर को ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए या किस एक्ट के लिए अकाउंटेबल है और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हायरार्की में कहाँ लाई करता है, वो किस एक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो अकाउंटेबल है, ये प्रॉपरली और क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए हर एक मेंबर, हर एक एम्प्लॉय के रेफरेंस में, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट को कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को भी प्रॉपरली डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और इसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज हैं जो लोअर लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं उनके कम्युनिकेशन को उनके सुपरवाइजर और टॉप मैनेजमेंट के साथ में एंश्योर करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में जो एक्टिविटीज को ग्राउंड पर परफॉर्म किया जा रहा होगा वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा होगा और जितना उसका कम्युनिकेशन अपने सुपरवाइजर्स और टॉप मैनेजमेंट के साथ में स्ट्रांग होगा उतना ही आप अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाओगे या डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज को टाइम पर कंप्लीट कर पाओगे। और इसके साथ साथ इसका रिवर्स भी जरूरी है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट और सुपरवाइजर्स का एक प्रॉपर कम्युनिकेशन अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज के साथ में भी होना चाहिए। इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। जितना ज़्यादा ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन नेटवर्क एंश्योर किया जाएगा उतना ही इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस प्रॉपर वे में फॉलो हो पाएगी। तो स्ट्रेटजी इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट हो सकती है तभी और तभी जब एक ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप्ड हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा जिसके बेसिस पर स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली और इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट फैक्टर इज सिस्टम्स। इसके रिगार्डिंग हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं और फिर इनके आंसर्स के थ्रू सिस्टम के रिगार्डिंग अपनी क्वेरी को कंप्लीट करते हैं। क्या क्या है वो कुछ क्वेश्चंस? व्हाट सिस्टम्स, टूल्स एंड कैपेबिलिटीज आर इन प्लेस टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज। यानी कि स्ट्रेटजीज के इम्प्लीमेंटेशन के रेफरेंस में आपको
कौन कौन से सिस्टम्स, टूल्स और कैपेबिलिटीज की रिक्वायरमेंट है जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और जो सिस्टम आप फॉलो करोगे उस सिस्टम के अंदर क्या स्पेसिफिक फंक्शंस होने चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और किस तरीके से ये सिस्टम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के सक्सीडिंग स्टेप्स में अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इम्प्लीमेंटेशन के बाद। ये तीन मेन क्वेश्चंस हैं सिस्टम के रिगार्डिंग, जिनके बेसिस पर हम सिस्टम की इंपॉर्टेंस को डिफाइन करते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, दैट इज द कल्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड दैट इज कल्चर। अब ये जो कल्चर है वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या फिर कंपनी के ओवरऑल एटमॉस्फेयर को डिफाइन करता है, और खास तौर से जो इसके मेंबर्स हैं उसके रेस्पेक्ट में हम कल्चर को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उसे अपने एम्प्लॉयज को फील कराना होगा कि स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से उनके बिना स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जब तक आप ये रियलाइज नहीं कराओगे तब तक स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को उनके रिस्पेक्टिव रोल्स में कंफर्टेबल भी फील कराना जरूरी है। उन्हें ये फील कराना बहुत ज़रूरी है कि वो एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हैं, और अगर वो इस रोल को प्ले नहीं करेंगे तो स्ट्रेटजिक या स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। A culture of being responsible and accountable for one's actions with corresponding incentives and sanctions for good and bad performance will also create an atmosphere where everyone will feel more motivated to contribute to the implementation of strategy। और इसके साथ साथ स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कल्चर को डेवलप किया जाना जरूरी है, और ये कल्चर कैसा होना चाहिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर वंस एक्शन, यानी कि खुद के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी वाले कल्चर को डेवलप किया जाना चाहिए, जो उन्हें एक प्रॉपर इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रहा हो और सैंक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा हो अगर वो कोई गुड परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो पुअर या बैड परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर के साथ में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय अपने आप को मोटिवेटेड फील करता है और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन को भी एंश्योर करता है। तो एक तरीके से जब तक आप एक प्रॉपर कल्चर को डेवलप नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब तक प्रॉपर्ली स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सो दीज ऑल आर द 5 फैक्टर्स विच सपोर्ट स्ट्रेटजी implementation। Okay, thank you।